नमस्कार, मैं पूरन उपाध्याय बोल रहा हूँ। आज मैं हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए उठ रही है भू कानून बनाने की मांग। क्या चुनाव से पहले भू कानून ही एक चुनावी मुद्दा है? उत्तराखंड का मूल निवासी कौन? अगर पूरे देश में सन 1950 के ही मूल निवासी माने जाते हैं तो फिर उत्तराखंड का मूल निवास सन 2000। सवाल ऐसा जिसका सरकार के पास नहीं है कोई जवाब, आखिर क्यों? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश का भू कानून और उत्तराखंड के भू कानून में अंतर क्या है। हिमाचल प्रदेश के भू कानून में ये है कि वहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, और अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहता है तो वो किराए पे ज़मीन लेके वहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाएगा, और जो है 15 साल होने पे वहाँ पे वो थोड़ी सी ज़मीन ले सकता है कृषि के लिए या रहने के लिए, जिसको कि वहाँ की बाद की सरकार ने 30 साल कर दिया था। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी जब भी आ रहा है कितनी भी ज़मीन ले सकता है, कहीं पे भी ले सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो तराई क्षेत्र है वहाँ जो है लोगों के कितने किले, एकड़, बीघे में वहाँ पे ज़मीनें खरीदी हुई हैं। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके पास नहीं है, ये जो बाहरी जो लोग हैं उन्होंने वहाँ खरीदी हुई हैं। यही हाल ऊपर पहाड़ का भी है। पहाड़ में भी जो है वहाँ वो जो ज़मीनें खरीदी हुई हैं, पहले उन्होंने अपने लोगों के हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदी, लेकिन अब जो है पूरे पहाड़ के पहाड़ वहाँ खरीदे जा रहे हैं। पूरा भूमाफिया ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। लोग औने पौने दाम में अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये नाली के हिसाब से, बीघे के हिसाब से अपनी बंजर ज़मीनों को, पूरे पहाड़ों को बेच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो हमारे ये पहाड़ किसी काम के नहीं हैं, वहाँ से कोई कमाई नहीं हो रही, तो हम इसको बेच दें, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। और उत्तराखंड के जो है 70-80% लोग लगभग आप जानते ही हो कि पलायन कर चुके हैं, और जो पलायन कर चुके हैं वो ये कहते हैं कि हमारा वहाँ गुजर बसर नहीं होती, और हमें अपने बच्चे पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो दूसरे शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है जो बच रहे हैं, जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो समस्या है ही। जो पलायन कर चुके हैं उसका मुख्य कारण यही है कि जो भूमाफिया वहाँ पहुँच चुका है, उसने जंगल के जंगल खरीद लिए, उनका कटान करा, पेड़ काट दिए। आप हर साल देखते हैं कि वहाँ जंगलों में एक टाइम पे आग लग जाती है। अब वो आग नेचुरल है या मैन मेड है, इसको कोई नहीं जानता, इसकी कभी छानबीन नहीं हुई। वो हर साल लग रही है, और उस आग से जो पेड़ का बर्बादी हो रही है, हमारे जो वहाँ लीसा की चोरी हो रही है, उसका कोई नहीं जानता। उसमें किसका हाथ है? क्या उसमें उन सरकारों का हाथ है, या ये माफिया? जैसे कि हम समझाते हैं कि कोई भी सरकार जब गद्दी मिल जाती है तो एक बार वो नेता बन जाता है तो उसकी 5 पुश्तों तक उसको आराम से खा सकती हैं। ये एक कहावत है पूरे देश में, वो हम सबको पता है। तो ये माफिया जो हैं इतने ताकतवर हैं कि ये पूरी सरकारों को खरीद सकते हैं, मुख्यमंत्री को खरीद सकते हैं, किसी भी सरकार को चला सकते हैं। सरकारें बदल भी जाएं, आज एक सरकार है, कल को दूसरी सरकार है, और वो बदल भी जाए तो वो दूसरी माफिया दूसरी सरकार के हिसाब से चलेगा, सरकारें उसी हिसाब से चला करेंगी। तो यहाँ पर तो हमारा कोई वो नहीं है। ये जो हमने हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून का जो आंदोलन चला हुआ है, ये चुनाव के साल से सिर्फ 6 महीने पहले चला हुआ है। तो मुझे तो पूरा का पूरा शक है कि ये आजकल इनको कोई मुद्दा नहीं मिला है किसी भी पार्टी को, तो ये उन्होंने एक मुद्दा सा बना रखा है कि भाई चलो इस बार के चुनाव में उत्तराखंड मांगे भू कानून ये एक चलाएं। और कहाँ मुद्दे कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, नौकरियां नहीं हैं, पलायन हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, बाढ़ आ रही है। जंगल कटने से आपके जो है जो ये तबाही हो रही है, अभी हर साल तबाही हो रही है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, ये सब जंगल पेड़ कट गए, ज़मीन बह गई, तो उसके बाद तो वो नीचे जाना ही है। तो ये जो इतनी बर्बादी हो रही है हम अक्सर देख रहे हैं, ये सब पेड़ कटने से और मृदा के उससे हो रही है। ये भू कानून बनने से जो हैशटैग भू कानून का है, मुझे इस पर पूरा सा संशय है, क्योंकि ये जो चुनाव के टाइम में इस टाइम जो इन लोगों ने वो किया है कि भाई उत्तराखंड भू मांगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं हो तो आजकल ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये किसी पार्टी ने किया है या कोई नॉर्मल लोगों ने किया है, आम युवा नेता ने उत्तराखंड के? अगर तो ये पार्टियों ने किया है तो मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सभी पार्टियां करती हैं, सभी एक से एक वो हैं, नहले पे दहला हैं।
उन पे किसी का वो भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आम जनता के लिए है तो हमें इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हमने इस पे अभी अगर करा संघर्ष, उत्तराखंड के लिए अभी अगर हमने नहीं करा संघर्ष, तो उत्तराखंड के हालात कश्मीर से भी बदतर हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के लिए हमने 70 साल का इंतजार किया था। तो उत्तराखंड से भी भू कानून के लिए कोई ये नहीं होगा कि 6 महीने में चुनाव से पहले हो जाएगा या चुनाव के बाद अगली सरकार बोलेगी तो वो होगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये मेरे और आपके रहते हुए ये कभी संभव हो पाएगा। लेकिन हम लोगों को संघर्ष करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि संघर्ष करके हमें कानून उसी सरकार को देना है कि जिस पे हमें उम्मीद नहीं है, जो पहले से ही मिली हुई है भूमाफिया के हाथों। ये आप सभी जानते हैं कि भूमाफिया बगैर सरकार के संरक्षण के उत्तराखंड में अपने पैर पसार ही नहीं सकता था। तो पूरे लोग जो खाली हो गए, जो बेरोजगारी हो चुकी है उत्तराखंड में, और जो लोग पलायन कर रहे हैं, वो मुख्यतः यही एक वजह है। जैसे कि जब मैं छोटा था तो उस टाइम हमारी एक संस्कृति थी, हमारी जो धरोहर अभी जो बर्बाद हो रही है उत्तराखंड की, हमारी संस्कृति बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तो जब हम छोटे थे तो वहाँ फूलदेई, छम्मादेई, घी सज्ञान, हरेला, ये सब त्यौहार हम आसान से मनाते। हर महीने के एक पैठ को जो है हम संक्रांत मनाते थे, एक दूसरे घरों में जाते थे, प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह होती थी तो सब मिलजुल के गांव वाले मिल के काम करते थे। अब ऐसा कोई कल्चर रहा ही नहीं, सब अपने में मस्त हैं। सब ये देसी पहाड़ी इधर उधर बाहर के लोग जो आ गए, जिन्होंने बर्बाद कर दिया, उन लोगों की वजह से जो हमारे अपने लोग हैं वो भी वैसे ही हो चुके हैं, उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो है उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में भर्ती हैं, और जिन लोगों को आर्मी में नौकरी नहीं मिली है वो आर्मी उन लोगों के लिए फ़र्ज है कि वो इसमें अपना योगदान दें और उत्तराखंड मांगे भू कानून में सहयोग दें, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए है, हमारे लिए है। और मैं उन लोगों से भी आह्वान करूंगा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए, पलायन कर गए, और हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है वो ये ना सोचें कि भाई मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मैं शहरों में रहूं, मेरा उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं। कईयों ने ज़मीनें बेच दी और कईयों ने ज़मीनें नहीं भी बेच दी, तो वो साल 2 साल में एक टूर पे जा रहे हैं, जैसे हफ्ता 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन एक टूर की तरह उत्तराखंड को जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की भी है। जैसे अभी हम कोरोना में, जब कोरोना हुआ था तो सभी लोग जो है यहाँ से भाग के उत्तराखंड गए थे बचने के लिए। तब उस टाइम हमें अपनी देवभूमि की याद आई थी। तो मैं देवभूमि को बचाने के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पलायन कर गए हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, बाहर के हों, वो लोग जो है इस आंदोलन को सक्सेस बनाएं। और उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी ज़मीन ले सकता है, ऐसा कानून बनाया जाए। चाहे वो उत्तराखंड पूरे देश का है, और इसमें जो है देसी भी आ सकते हैं, विदेशी भी आ सकते हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, हमारे उत्तराखंड को बचाएं और यहाँ को डेवलप करें। उन लोगों के आने से ही उत्तराखंड डेवलप होगा, क्योंकि हम लोग तो 60-70% लोग तो वहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो डेवलप तो कर रहे हैं, अच्छे लोग आएँ, अच्छी संस्कृति को अपनाएं, यही मेरी आशा है। लेकिन भूमाफिया के रूप में नहीं, गुंडागर्दी के रूप में नहीं। अगर वो गुंडागर्दी के रूप में आएंगे तो हम ऐसा ही उनका विरोध करेंगे, चाहे वो कितने ही ताकतवर हों। हमारा ये संघर्ष हमेशा चला। जय देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड मांगे भू कानून का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।